दोस्तों, आपका अपने चैनल वेरीफाई हब में। आज के क्लास में हम सीखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टाफिंग के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जाना था, ह्यूमन रिसोर्स के बेसिक्स कंसेप्ट्स के बारे में सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में देखा था। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती है उसके अंदर, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा आज का लेक्चर रहेगा। हम लोग स्टाफिंग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग में पहले हमें ये समझ में क्या आता है कि स्टाफिंग से मतलब क्या होता है। तो स्टाफिंग से अगर उसका हम नॉर्मल मतलब समझना चाहें या एकदम बेसिक समझना चाहें, स्टाफिंग से मतलब हो जाता है कि आपको भर्ती करने की प्रक्रिया को हम स्टाफिंग कह सकते हैं। भर्ती करने के प्रक्रिया, भर्ती क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जहां भी आपको जरूरत है, जहां भी आपके एम्प्लॉयज कम हो रहे हैं या आपके स्किल्स नहीं मैच कर पा रहे हैं या स्किल्स शॉर्टेज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम भर्ती करते हैं। तो स्टाफिंग को जो हम डिफाइन करते हैं, तो स्टाफिंग को डिफाइन करते हैं हम कुछ इस तरह से कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन। ये अपने डेफिनेशन में ही बहुत स्पष्ट बात कर रहा है। इट इज अ हायरिंग प्रोसेस, मतलब भर्ती करने की एक प्रक्रिया है। किसका? एलिजिबल कैंडिडेट्स का। अब एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है, उसमें एलिजिबल वर्ड बहुत बड़ा हो जाता है। एलिजिबल किसके हिसाब से? क्या एलिजिबल आपके हिसाब से या एलिजिबल कंपनी के हिसाब से? तो ऑब्वियसली है कि क्योंकि कंपनी का गोल है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्वियसली हर एक एम्प्लॉय को या जो एम्प्लॉय बनने वाला है, जो हायरिंग प्रोसेस में जाने वाला है, उस हर एक बंदे को कंपनी के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए। तो स्टाफिंग का सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट डेफिनेशन जो कहता है वो यही है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन। हर एक काम का, हर एक कार्य का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, विद द रेफरेंस ऑफ एजुकेशन और विद द रेफरेंस ऑफ स्किल सेट्स, मतलब दोनों के हिसाब से उसको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा एजुकेशन के हिसाब से भी कि मिनिमम आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद उसका दूसरा हिसाब होता है कि ये आपको जो स्किल्स हैं, जैसे कि आपको ऑटो कैड आना चाहिए, आपको ई कैड आना चाहिए, या फिर आपको कंट्रोल पढ़ा होना चाहिए, आपका मशीन्स पढ़ा होना चाहिए, या फिर आप सीएनसी का काम करने जानते हो, या फिर आप लेथ पे काम करना जानते हो। तो ये सब उनकी क्या है, स्किल सेट्स हैं जो उस कंपनी में उस पोजीशन के लिए खोजा जा रहा है। तो जब अगर आप अप्लाई करते हो उसमें एज अ कैंडिडेट, तो अब आपकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो मैच की जाएगी कि उस कंपनी में जो जॉब पोजीशन अवेलेबल है, जो जॉब पोजीशन अवेलेबल है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है जिस पोजीशन का, उस पोजीशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, या फिर उसका स्किल सेट्स क्या मिनिमम स्किल्स क्या होना चाहिए, दोनों वहां पे पहले से प्री डिफाइंड होता है। इसीलिए बोला जाता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इनटू द कंपनी। क्यों भाई? क्योंकि उस कंपनी का उस पोस्ट के हिसाब से एक फिक्स गोल होगा जो उसको अचीव करना होगा। तो पूरी कहानी की सारांश अगर हम ऐसे देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ इसलिए डिफाइन की जाती है क्योंकि उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली उसके पास एक गोल है, एक टास्क है जिसको कंप्लीट करना है, और उस कंप्लीट करने के लिए एक मैन पावर चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, एक आदमी चाहिए जो उस प्री डिफाइंड स्किल सेट के साथ हो, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, ताकि वो उस काम को कंप्लीट कर सके और उस गोल को अचीव कर सके। तो पूरा स्टाफिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो यहीं से आता है कि क्यों जरूरत पड़ती है लोगों को, ताकि वो या तो उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में उस स्किल वाला आदमी नहीं होगा, या फिर कुछ नया प्रोजेक्ट्स आ गए होंगे, उसके हिसाब से उनको मार्केट से नया आदमी बंदा चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी पे, उस कंसेप्ट पे वो काम कर सके। तो मूल जो बात है मैनेजमेंट के लिए, तो मैनेजमेंट में अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, दैट कि the right people should be available in the right quantity at right place at the right time। पूरा मूल मंत्र यही है स्टाफिंग का कि सही आदमी सही समय पर, सही संख्या में, सही वक्त पर अगर सही जगह पे नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। तो
इस चीज से आप समझिएगा और इसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे जब हम इसके पार्ट्स को देखेंगे, इसके आगे के प्रोसेस को देखेंगे स्टाफिंग के, तो उसमें हम यही चीज बात करेंगे कि सही आदमी सही जगह पे सही संख्या में और सही समय पर होगा, तभी जाकर उस ऑब्जेक्टिव को, उस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, नहीं तो हमारा लॉस ही होगा। और सही आदमी और सही संख्या क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको एफिशिएंसी भी देखनी है और आपको एक्यूरेसी भी देखनी है। दोनों चीज आपको देखना है, क्योंकि सही समय आपने बात कर चुका है, तो दोनों चीज आपको देखना है कि सही समय भी होना चाहिए और सही संख्या भी होना चाहिए और सही आदमी भी होना चाहिए। पता चला कि संख्या कम हो गया तो आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका जो टारगेट है वो आपको अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है इस पूरे मैनेजमेंट के लिए कि सही आदमी, राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी। देयर शुड बी दीज fixed parameters which should be implemented to each and every organization to complete their goal or to achieve their goal। अब हम बात करते हैं स्टाफिंग के आगे के सेक्शन के लिए। तो स्टाफिंग को बेसिकली दो हिस्सों में तोड़ दिया है, या दो सेक्शंस की हम बात करें, सेक्शंस नहीं हो सकता है बेसिकली, लेकिन वो उनके दो विंग्स हैं। एक विंग स्टाफिंग का कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और दूसरा विंग कहलाता है रिक्रूटमेंट। अब आपको स्टाफिंग तो आपको करना, आपको भर्ती लेनी है, ठीक, लेकिन जब भर्ती लेनी है तो भर्ती लेने से पहले उनका प्लानिंग होना चाहिए और ये काम कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि ये अश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि आपके पास सही समय पे सही संख्या में सही आदमी मौजूद रहेगा जो आपके गोल को अचीव करने में आपका मदद करेगा। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। इट सेज दैट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन द राइट नंबर शुड बी इन द राइट प्लेस हु आर ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टू डू द राइट काइंड ऑफ वर्क। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको ये बताता है कि आपको किस तरह का आदमी चाहिए, कितने संख्या में आदमी चाहिए, कहां पर चाहिए और कब चाहिए। ये 4-5 पैरामीटर्स आपको पहले से प्री डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप, जैसे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जब आफत आता है या जब सूखा आता है तब हम लोग कुआं खोदना चालू करते हैं। मतलब कब? जब लेट हो चुका है तब आप कुआं खोदना चालू कर रहे हैं। तो उस समय कुआं खोदने से क्या आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस गर्मी के लिए, उस भीषण गर्मी जो सुखाड़ आने वाला है, उसके लिए आपको पहले से आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पहले से प्लानिंग कर लेनी पड़ेगी। और प्लानिंग क्या होगा कि पहले से कुआं खोद ले, पहले से तालाब खोद के रख ले, ताकि उस ड्यूरेशन में जो भी पानी हो वहां पर स्टोर हो सके। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सही संख्या में आदमी, सही जगह पे आदमी और सही काम करने वाले आदमी। ऐसे नहीं कि पढ़ने वाले बच्चे को आप वहां पे कुआं खुदवा रहे हैं तो उसका एफिशिएंसी नहीं निकल के आ पाएगा, लेकिन अगर वहीं पे जो हष्ट पुष्ट मजदूर है अगर उनको आप लगवाइएगा तो उनकी एफिशिएंसी उस बच्चे से ज्यादा निकल के आएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि राइट टाइप ऑफ पर्सन, ध्यान रखिएगा। तो स्टाफिंग का जो फर्स्ट सेक्शन बांटा गया था दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सिर्फ उस भर्ती के बारे में पहले से सोचा जा रहा है कि मुझे किस टाइप का आदमी चाहिए, कितने संख्या में आदमी चाहिए और कहां पे लगेगा, ताकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर सके। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कुछ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कुछ फीचर्स हैं। उस फीचर्स में सबसे पहला आता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हम लोग जैसे बात किया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारा सूखे वाले एग्जांपल हमने बात किया, हमने सूखे वाले एग्जांपल में बात किया कि हमारा पहले से डिफाइंड है कि सूखा होने वाला है या सूखा हो सकता है, तो उसके लिए मुझे किस प्रकार का काम होना चाहिए। तो पहले आपका गोल सेटअप होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव सेटअप होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके ऑब्जेक्टिव फिक्स होने चाहिए, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए आप काम करोगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहला सेक्शन होता है दैट इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हमेशा ऑब्जेक्टिव को क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए। उस ऑब्जेक्टिव में कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। अगर ये होना है तो ये होना है, और क्यों होना है उसका पीछे लॉजिक जो है वो कंफर्म रहना चाहिए। कोई ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर क्रिस्टल दिखना चाहिए कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो पहला फीचर होता है दैट इट शुड हैव अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा फीचर्स क्या आता है? डिटरमाइन द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स।
कि अब आपको डिटरमाइन करना है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स की कहाँ कहाँ पे जरूरत है और किस टाइप का ह्यूमन रिसोर्स जरूरत है। तो दूसरा फीचर्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का होता है कि आपको किस प्रकार का वर्कफोर्स चाहिए, किस प्रकार की आदमी का चाहिए, उस आदमी का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। दैट इज द सेकेंड फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। द थर्ड फीचर इज कीपिंग द मैन पावर इन्वेंट्री। अब कीपिंग द मैन पावर इन्वेंट्री, तो ये थोड़ा सा एक टिपिकल वर्ड हो जाता है। इन्वेंट्री हमेशा, जैसे देखिए दो चीज होती है, टैंजिबल एक होता है, एक इनटैंजिबल होता है। टैंजिबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसका फिजिकल फीचर्स होता है, और इनटैंजिबल होता है जो हमारे पास प्रेजेंट तो है लेकिन उसको हम लोग फील या टच नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्वेंट्रीज जो होता है, इन्वेंट्रीज टैंजिबल प्रोडक्ट के लिए होता है। इन्वेंट्रीज कहने का मेरा मतलब है, इन्वेंट्रीज कहने का मतलब होता है सूची। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है सूची। और सूची किसकी बनती है? सूची जो पदार्थ, जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो जिनको हम छू के, जिनका फील ले सकते हैं, जिनका साइज कर सकते हैं, उनकी हम एक सूची बनाते हैं। ये फिर मैन पावर की सूची कैसे बन सकती है? मैन पावर में तो हम स्किल्स देख रहे हैं, क्योंकि मैन पावर में आप आदमी नहीं देख रहे ना, आप देख रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव के करस्पॉन्डिंगली उस आदमी के अंदर खूबियां क्या होनी चाहिए, और खूबियों को कभी हम टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो क्या होते हैं दो वर्ड्स, एक होता है टैंजिबल, दूसरा होता है इनटैंजिबल। तो जनरली जो भी इन्वेंट्रीज बनती हैं, जो भी सूची बनती है, उस सूची हमेशा टैंजिबल प्रोडक्ट्स की होती है, रॉ मटेरियल की होती है, आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसकी होती है। तो उन सब की हम एक सूची बना सकते हैं। लेकिन जब आदमी की खूबियों की सूची बनानी होगी तो वो कैसे बनेगी? तो वो कहलाता है इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स। और उसी की चर्चा यहाँ पे हो रही है कि कीपिंग द मैन पावर इन्वेंट्री, कि आपको मैन पावर में किस किस तरह का आपको उसके अंदर खूबियां चाहिए, क्या उसके अंदर स्किल सेट चाहिए, उसका अब आपको एक सूची बनाना पड़ेगा। जो आपने एग्जाम दोनों का फीचर्स पहले देखा, पहला फीचर्स था आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव्स के करस्पॉन्डिंगली आपने ह्यूमन का नीड दिखा था कि आपको कितने आदमी जरूरत पड़ेगा, किस स्किल का जरूरत पड़ेगा। अब उन दोनों को मिला के अब उनके एक सूची बनाइए, ताकि आपके पास और भी फिल्टर हो जाए कि अब उस सूची के हिसाब से आप आगे काम करे होगे। पहला काम करना क्या है? ऑब्जेक्टिव फिक्स करना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको उसकी एक ह्यूमन रिसोर्स जो नीड्स है, उनके जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको देखना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपके हैं। अब इन दोनों को मिलाकर, ऑब्जेक्टिव को और उस नीड्स को मिलाकर, अब आपको एक सूची बनानी है कि आपके स्किल्स क्या क्या होने चाहिए उस मैन पावर में। इन्वेंट्रीज आपको डिटेल करनी है। थर्ड पार्ट होता है एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई पहले समझते, फिर एडजस्टिंग पे हम आएंगे। डिमांड और सप्लाई क्या होता है कि हर एक चीज में सबसे पहले हर एक चीज में हम नोटिस करें तो हमारा आता क्या है, जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्यों बना, या कोई सामान क्यों आता मार्केट में? क्योंकि उसकी डिमांड होती है। तो जब तक उसका डिमांड नहीं होगा तब तक उसका सप्लाई नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम मोबाइल फोन्स की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन्स की डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि आप उसकी रिक्वायरमेंट उसका बढ़ रहा है, उसका जरूरत सबको लग रहा था, तो इसलिए मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ी। अब डिमांड बढ़ी तो उसके हिसाब से कंपनीज ने उसको सप्लाई करना चाहा। डिमांड्स कौन करता है? डिमांड्स कंज्यूमर करता है, और सप्लाई प्रोड्यूसर करता है। तो डिमांड्स कौन दे रहा है? डिमांड्स हम लोग दे रहे हैं। हम लोग को लगा कि हमारे पास एक फोन होना चाहिए, तो हम लोगों ने डिमांड किया, भैया ये वाला फोन नहीं है आपके पास, वो वाला फोन नहीं है। तो कंपनी को लगा कि नहीं भाई, अब इस टाइप के फोन को ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, तुमको इस टाइप के फोन को बनाना पड़ेगा। तो अब कंपनी उसको सप्लाई में डाल रही है, बना के वो सप्लाई चेन में डाल रही है। तो इसको सप्लाई चेन कहते हैं। बेसिकली प्रोसेस ऑफ जो हमारा कंपनी के थ्रू आता है उसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। तो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता रहता है। जब तक डिमांड नहीं रहेगा तब तक सप्लाई नहीं होगा। अगर सप्लाई होता रहेगा और डिमांड नहीं है तो वो लॉस है। तो इसीलिए सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। जब डिमांड होगा तभी उस डिमांड के अगेंस्ट एक सप्लाई प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी ऐसा ही होता है कि अब आपको आदमी का जरूरत है, आपने डिमांड किया, तब जाके आपको उसकी सप्लाई मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको उन चीजों को एडजस्ट करते रहना है। कहीं आपके पास एक्स्ट्रा मैन पावर तो नहीं है जो कहीं और काम कर सकता है, ताकि वो एक पोजीशन खाली हो, उस पोजीशन के लिए आप डिमांड कर सको। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिमांडिंग एंड सप्लाइंग आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। बिना डिमांड के सप्लाई नहीं होता है। अगर अब आपको चाहिए फोन 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला, तो आपने डिमांड किया कि हमारे पास तो 32 कैमरा हुआ, तो लगा कंपनी को लगा यार 32 तो हर जगह हो गया, तो 64 देते हैं।
तो 64 का देखा मार्केट में आ गया कि 64 मेगापिक्सल का मेरे पास कैमरा है। तो ये आप डिमांड कर रहे हैं, कंपनी सप्लाई कर रही है, तो बिना डिमांड के कोई सप्लाई नहीं होता है। और लास्ट हमारा है क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट। प्लानिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आफ्टर ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये सब चीज तो है, लेकिन अगर आप एक कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट नहीं देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, अपने स्टाफ को, तब ये सब चीज धरा का धरा रह जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग का चल रहा था वो कुआं खोदने वाला, तो अगर आप उनके पास उनकी सहूलियत की चीजें नहीं दोगे या उनको उतना सुविधा नहीं प्रोवाइड करोगे कि वो कुआं खोद के आपको दे दे, तो ये मैन पावर, ये ऑब्जेक्टिव, ये सप्लाई डिमांड सब बेकार। तो सबसे ऑब्जेक्टिव के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाता है वो होता है क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट। अब उनको काम करने का अनुकूल वातावरण दे। जब आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे, तो जब तक आपको काम करने का अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाएगा, तब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। इसीलिए आप मैक्सिमम कंपनी में सुनोगे, इंडस्ट्रीज में सुनोगे कि वहां पे एम्प्लॉयज को उनका खाना प्रोवाइड किया जाता है, उनको नाश्ता प्रोवाइड किया जाता है, उनको चाय या कॉफी सर्व की जाती है। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपका जो दिमाग है वो खाने से, नाश्ते से, घूमने से, फिरने से, इन सब चीजों से आपका दूर हो जाए दिमाग। वो सारी फैसिलिटी आपको कंपनी में आपके साइट पर ही प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपको इनकी चिंता नहीं करनी है। कंपनी इनका ख्याल रख रही है ताकि आप अपना दिमाग, अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ उस काम पे ध्यान दें, ताकि उनका एफिशिएंसी बढ़ सके, उनका एक्यूरेसी बढ़ सके, उनका गोल अचीव हो सके। तो पूरे मूल का बात होता है, पूरे अगर समराइज करें तो अगर आप उसको कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट। पहला था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दूसरा हो गया मेरा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हम लोग सब जानते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट भर्ती को कहते हैं बेसिकली। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अटैचिंग द राइट कैंडिडेट फॉर हायरिंग देम फॉर द वैकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग अब जैसे हम लोग 6th सेमेस्टर के बच्चे हो गए अब, तो ये हमें सबको पता है कि आपका सिस्टम जो है, सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है दैट इज रिक्रूटमेंट। हम लोग का जो भी अभी तक का जर्नी रहता है, जो भी हम लोग का एफिशिएंसी रहती है, जो भी हम लोग कंसंट्रेशन रहता है, वो सिर्फ लास्ट का हमारी गोल क्या रहती है, हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी हैव टू गेट अ जॉब। ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग ये बैकलॉग से अपना पूरा काम करते हैं। तो ये सब हम लोग जानते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल प्रोसेस होता है, दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। इंटरनल के बारे में अभी आप एक्सटर्नल पे ध्यान दो, क्योंकि अभी आपका समय एक्सटर्नल के लिए है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों के बाद जब आप एक्सटर्नल एम्प्लॉय के थ्रू आप उसके कंपनी के एम्प्लॉय हो जाएगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उस कंपनी के एम्प्लॉय हो जाएगा, तो जाके आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम दोनों के बारे में एक सारांश देख लेते हैं कि व्हाट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट की जब हम बात करते हैं, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट या ट्रांसफर के थ्रू होता है या फिर प्रमोशन के थ्रू होता है। तो ट्रांसफर और प्रमोशन में डिफरेंसेस क्या है? प्रमोशन आपको एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे, हायर पोस्ट पे ले जाने के लिए प्रक्रिया है। तो वो आपको क्या करता है, वो आपको इंटरनली मोटिवेट करता है कि आपने अच्छा काम किया था, उसके अगेंस्ट आपको ये प्रमोशन मिला है। और बहुत सारी कंपनी में फिक्स टर्म प्रमोशन होता है कि एक समय के बाद आपको, एक अवधि के बाद आपको अपने आप प्रमोट कर दिया जाएगा। और ट्रांसफर होता है कि जब उसी कंपनी का एक और विंग है और वहां पे किसी आदमी का कमी हो रहा है, तो आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए, आपके नॉलेज को देखते हुए कंपनी आपको प्रमोट करके वहां पे भेज देती है कि आप जाइए, वहां का भी आप कार्य संभालिए। तो वो होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जहां पे लोगों का जो कंपनी का अपना फिक्स है स्पेस है, उस स्पेस में आपको एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है। इसका एक और चीज होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, हर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारा जो स्लैब है, हमारा जो सीट्स है, हमारे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उस पूरे प्रोसेस के लिए, तो उस सीट्स के हमेशा दो बाइफर्केशन होता है। एक हमेशा इंटरनल के लिए ही रखा जाता है, कुछ सीट्स फिक्स कर दी जाती हैं जो इंटरनल एम्प्लॉय ही उस पे जा सकते हैं, और बाकी सीट्स को ओपन डाला जाता है, मतलब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट डाला जाता है। तो किसी भी पोजीशन पे आप जाइए, हर एक पोजीशन पे कुछ सीट्स रिजर्व की जाती है इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए, और कुछ बाकी सीट्स को आपको ओपन टू ऑल कर दिया जाता है, जिसपे एक्सटर्नल कैंडिडेट्स फिल करते हैं। ये कुछ सीट्स हमेशा इसलिए रखा जाता है ताकि कंपनी में लोगों को पता रहे कि उनका कैरियर ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि वो जिस पोस्ट पे ज्वाइन किए उसी पोस्ट पे उनको जीवन में रह के और खत्म हो जाना नौकरी, नहीं। उनको पता है कि इस पोस्ट पे भी इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए कुछ सीट्स रखा गया है,
तो अगर हम यहाँ पे अच्छा काम करें तो हम उस पोस्ट पे जा सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर एक जगह ये नियम फॉलो होता है कि वहां पर कुछ सीट्स हमेशा इंटरनल एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ दिया जाता है और बाकी को एक्सटर्नल पे डाल दिया जाता है। तो इंटरनल एम्प्लॉयमेंट्स की हम बात करें तो इंटरनल एम्प्लॉयमेंट या इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है हमारा, जैसा हम लोग समझ गए हैं कि वो क्या है कि वो ऑलरेडी जो लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोट करके आगे पोस्ट पर या वैकेंट पोस्ट पर उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि वो जो सीट खाली है वो सीट को फिल किया जा सके। इस प्रोसेस को हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि, या हम एडवांटेजेस बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस क्या है कि वो आपको सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के झंझट से हटाता है। किसी भी कंपनी को जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वहां पे बहुत कुछ चीजें देखी जाती है। तो क्योंकि वो बंदा आपके पास ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसके बारे में हर एक चीज आपको पता है, तो वो एक आपको बेनिफिट देता है कि आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं जाना है। क्योंकि उस बंदे की एबिलिटी और कैपेबिलिटी आपके बारे में पता है तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, तो आपको उसको असेस करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखा जाता है कि क्योंकि आप उस प्रोसेस में नहीं जाकर और उसके एबिलिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके शख्स कितना वो सक्षम है उसको देखते हुए आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो उस एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, उस एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, उसके जील को और बढ़ाता है कि उस कंपनी के लिए और भी बेटर करके देना है और भी डेडिकेटेड होकर वर्क करना है ताकि उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स गोल भी अचीव होता रहे और उसके बैक पोर्शन में हमारा ध्यान में रहता है ताकि हम अपना बेस्ट दे सके। तो ये कुछ फायदे हैं इंटरनल रिक्रूटमेट के, और इन सब के कारण कंपनी में एक लॉयल वर्कफोर्स बनता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट के कारण कंपनी में एक लॉयल वर्कफोर्स बनता है। लॉयल का मतलब हो गया विश्वसनीय। अब जिस कंपनी में आपका ख्याल रख रहा है तो ऑब्वियसली आप कंपनी का ख्याल रखोगे। कंपनी आपके हर एक अच्छे बुरे समय में काम किया है और वो आपके सक्षमता के हिसाब से वो आपको प्रमोट कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, आपको अपना विश्वसनीय बना रहा है ताकि आप उस कंपनी के लिए बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होकर आप उस कंपनी के लिए काम कर सके। अब इसका दूसरा पार्ट है, दैट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेस या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हमारा बेसिकली हायरिंग प्रोसेस होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का होता है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी प्रोसेस हो रहा है रिक्रूटमेंट के लिए उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक बहुत ही, जैसे मैंने बात किया लास्ट स्लाइड में कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। उसमें रिक्रूटमेंट के जाने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम 2-3 पॉइंट देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या हम लोग उसमें कैसे उसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है कि ये उन लोगों के लिए होता है जो कंपनी के बाहर के लिए लोग होते हैं। और उसमें आएंगे कैसे लोग, तो कंपनी में आने के डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं। आपको किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मीडियम मोड्स हैं। उसके थ्रू, उस चैनल के थ्रू आप वहां पे जाते हो। बहुत सारे लोग आप सुने होंगे कि रिकमेंडेशन पे चले जाते हैं, अरे पैरवी था, पैरवी कारण चल लग गया उसका नौकरी। तो वो पैरवी भी इज अ सोर्स ऑफ रिकमेंडेशन, या पैरवी इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल मीडियम, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आप लोग बहुत सुने होंगे कि वो जैसे बिहार सरकार अपना चलाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी इज अ मोड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। Naukri.com से लग गई नौकरी उसको, या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू लग गई। ये सब जितने भी चीजें हैं ये सब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। और इनके बाद इनसे या इनके साथ साथ एडवर्टीजमेंट, हर एक कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट भी निकालती है, तो वो भी इज अ एक्सटर्नल मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। अब उस एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, स्क्रूटनी होती है फॉर्म्स की, ये अलग अलग प्रोसेस है, वो हम अभी देखेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के। लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या है, किसी भी तरह से बाहर के लोग, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग अगर कंपनी में एब्जॉर्ब होते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, उसके सिलेक्शन होता है उनका, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मोड। तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में हम देखते हैं
कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट निकलता है या किसी नौकरी के लिए हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला काम सिलेक्शन प्रोसेस का होता है, दैट इज कि एडवर्टीजमेंट निकालना। एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ से कहानी काम स्टार्ट होती है कि जब हमने अप्लाई किया, अप्लाई के बाद वो फॉर्म वहाँ पे रिसीव होता है। फॉर्म रिसीव होने के बाद उन फॉर्म्स का स्क्रीनिंग होता है। तो फॉर्म्स का स्क्रीनिंग हो रहा है, एप्लीकेंट्स का स्क्रीनिंग हो रहा है? वो एप्लीकेंट्स का स्क्रीनिंग हो रहा है। फॉर्म्स के बेसिस पे जो आपने फॉर्म में लिखा है उसके बेसिस पे आपको डिफाइन किया जाता है कि वो एप्लीकेंट, वो कैंडिडेट कैसा है। तो बेसिकली फॉर्म मिलने के बाद कंपनी क्या करती है, उनको स्क्रूटनाइज करती है, उनको देखती है कि उनके अंदर क्या हमारा डिजायर्ड स्किल्स है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। स्क्रीनिंग होने के बाद अब जब हमने छांट लिया कि हम कौन कौन से बंदे हमारे काम के योग्य हैं, तो उनके बाद हम उनका क्या करते हैं, हम उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं जिसमें अब हम उनके बारे में जान सकें। इसको आप लोग एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बोलते हैं, या हम लोग अभी तो ऑनलाइन सारे एग्जाम्स हो गए हैं तो हम लोग रिक्रूटमेंट टेस्ट बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन बेसिकली है क्या, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। आपको अब जज किया जाता है, आपकी स्क्रीनिंग होने के बाद हर मोड पे आपको स्क्रीन किया जा रहा है। आपको हर मोड पे आपको देखा जा रहा है कि क्या आप कंपैटिबल हो कि नहीं हो, क्या आप कॉम्पिटेंट हो कि नहीं हो। ये दो चीज हमेशा आपको जज किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले फॉर्म के बाद आपका एप्लीकेंट का स्क्रीनिंग कि आप सही बंदे हो उस काम के लिए या नहीं हो। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया जाता है ताकि आपको भर्ती करने की प्रक्रिया अब यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में पास होते हो तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा जाता है, दैट इज इंटरव्यू। अगर पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप आगे बढ़ोगे, दैट इज अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी या फिर और भी जो रेफरेंसेस आपके वेरिफिकेशन होते हैं वो होंगे। अगर आप फेल हो गए तो फिर से बाहर। उसके बाद अब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो लास्ट स्टेज आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सब प्रक्रिया हो जाने के बाद पहले आपको चेक कर लिया गया कि आप सही हो कि नहीं, आपकी फॉर्म के हिसाब से आप उसको सुटेबल पाए गए कि नहीं पाए गए। सुटेबल जब पा लिए गए हो आप उसके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, तो फिर आपका वो रिटन टेस्ट लेता है या जो भी है मोड, रिटन टेस्ट लिया, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में आप पास हो गए तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाता है। ये सारे प्रोसेस में हमेशा हमको देखे तो मैं फ्लो चार्ट की तरह दिख रहा हूँ, एक लॉजिक दिख रहा है कि इफ ट्रू होगा तो ये होगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये होगा। मतलब कि अगर ट्रू हुआ, अगर कैंडिडेट सक्सेसफुल रहा तो आगे के प्रोसेस में जाएगा, और अगर कैंडिडेट सक्सेसफुल नहीं रहा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और लास्ट आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन में जो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनको नौकरी मिल जाती है, उनको फाइनल सिलेक्शन उनका हो जाता है। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल कर गए तो उनको रिजेक्शन। तो अगर आप मोटा मोटी देखोगे, अगर आप इसको क्यूमुलेटिव देखना चाहोगे तो आप ये समझोगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ऑल अबाउट रिजेक्शंस। हर एक स्टेप पे आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तो वहां पर इन रिजेक्शंस के मीडियम से, रिजेक्शन आप इसको निगेटिव ना ले, इसको पॉजिटिव कैसे लेना मैं ये बता रहा हूँ कि उन रिजेक्शंस मीडियम्स के तहत कंपनी अपने लिए बेस्ट सूटेड पर्सन ढूंढ रही है। कंपनी को एक जनता, एक भीड़ नहीं चाहिए। उनको जो हर एक चीज में एक्सपर्ट हो, एक्सीलेंट हो, सिर्फ मेडिकली ही नहीं, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली ही नहीं, एजुकेशनली भी फिट होना चाहिए, दिमाग भी शार्प होना चाहिए, उसको प्रेशर भी हैंडल करना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स कंपनी आप में ढूंढ रही होती है। उस ढूंढने के प्रक्रिया में वो जो लोग उसको फिट नहीं मिल रहे हैं उसको रिजेक्ट करते चली जा रही है, ताकि उनको रिजेक्शन के बाद जो फिल्टर मिलेगा, जो फिल्टर होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट हमेशा गोल्ड ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप पानी के साथ बहुत सारा कचरा मिला देते हो तो हम लोग 2-3 लेयर का फिल्ट्रेशन करते हैं। हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़े होंगे, सेडिमेंटेशन, और ये हमारा जो वाटर का फिल्टर का प्रोसेस होता है। तो वाटर का फिल्टर प्रोसेस भी क्या है, वो सारे चीजों को, कीटाणुओं को या फिर गंदगी पदार्थ को या सॉलिड प्रोडक्ट्स को वो आपके पानी से हटा रहा है, ताकि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिले वो आपको पीने योग्य मिले। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी यही है कि सारे प्रोसेस में वो मीडियम है रिजेक्शन का, ताकि उस रिजेक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, वो उनको गोल्ड मिलेंगे और वो उनके टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए मदद करेंगे। दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब हम बात करेंगे कि अब जब नौकरी लग गई लोगों की तो क्या। तो नौकरी लगने के बाद कहानी ही खत्म नहीं होती है। आपको अब नौकरी लगी है, आपको सिर्फ कंफर्म हो कि अब आप गोल्ड हो, लेकिन गोल्ड को भी तराशना पड़ता है उससे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए।
तो अब आपको तराशा जाता है, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा, उस प्रोफाइल के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कौन से मशीन यूज होते हैं, कौन सा टूल्स यूज होता है, कहाँ कहाँ पे क्या काम होगा, कैसे वर्क फ्लो होता है। ये सारी प्रक्रिया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक सिस्टमैटिक सेटअप एक अपना है, जिसमें लोगों को, जिसमें एम्प्लॉय को सिखाया जाता है टेक्निकल नॉलेज के बारे में और उनके जॉब के बारे में। उनको ये बताया जाता है कि आपको फोकस कैसे रहना है, आपको फोकस कैसे रहना है अपने काम के प्रति, और उनको ये सिखाया जाता है कि जो आपने पढ़ के आया है उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है। तो ये सारी चीजें उस ट्रेनिंग में दी जाती हैं एम्प्लॉय को जो फ्रेश रिक्रूट होकर आए हैं। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये हर एक लेवल के लिए काम करता है। तो ट्रेनिंग के और भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, क्वालिटी ट्रेनिंग होता है, स्किल ट्रेनिंग होता है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होता है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है। ये ट्रेनिंग जो है ये आपके जीवन काल तक चलती है, ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती है। आप आज कुछ पढ़ के आए हो, कल अपडेट हो जाएगा, तो उस अपडेट के लिए आपको फिर से टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, उसको फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी हिसाब से आज आप कुछ मशीन पे काम करो, कल मशीन बदल जाएगा, कल मशीन का टाइप बदल गया, मशीन में टेक्नोलॉजी बदल गई। तो उस तरह से हर बार किसी न किसी मोड में आपका अपडेशन मैंडेटरी है, और अपडेशन मैंडेटरी इसका मतलब आपका ट्रेनिंग भी मैंडेटरी है। जब तक आप ट्रेन होते रहोगे, तब तक आप डेवलप होते रहोगे, तब तक आप कंपनी के योग्य बने रहोगे। आपने ट्रेनिंग छोड़ दी, आपने काम करने का जो सीखने का जज्बा छोड़ दिया, आप कंपनी के लायक नहीं। ये चीज आप मान के चलो। तो ये हमारे कुछ ट्रेनिंग के अदर मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करता है, वो टेक्निकली मशीन्स के बारे में बताता है, मशीन्स पे काम कैसे करते हैं। क्वालिटी ट्रेनिंग फाइनल प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, उस फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या वो अच्छी है या खराब है, उसके बारे में क्वालिटी ट्रेनिंग बात करता है। स्किल्स ट्रेनिंग आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके स्किल्स के बारे में बात करता है, आपके आप जो सीख कर आए थे बाहर से, अब वो इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से वो स्किल बदल रहा है, तो वो बदलने के हिसाब से बात कर रहा है कि स्किल्स, अब जो स्किल है उस स्किल के ट्रेनिंग के बारे में बात हो रही है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आपके पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपके लोगों से मिलना, आपके एम्प्लॉय से मिलना, अपने बॉस से मिलना, अपने जूनियर से मिलना, ये आपका बॉडी, आपका पोस्चर, ये सब आपको सॉफ्ट स्किल में सिखाया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हम लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको जज किया जाता है तो आपके सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग पे ही जज किया जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बैठने का तरीका क्या है, आपका बोलने का तरीका क्या है, ये सब सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में आता है। और लास्ट होता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो हिस्सा हो जाता है जहां पर लोगों को कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, तो उनको हमेशा स्थिति के हिसाब से, वस्तु या इन्वायरमेंट के हिसाब से उनको अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। तो दे आर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग की हम बात करें तो ये सब हो गए आपके ट्रेनिंग्स के मॉडल। अब इन ट्रेनिंग्स का हमारा बेनिफिट्स भी है। ट्रेनिंग आपका जो बेनिफिट्स है वो ये है कि ट्रेनिंग आपके वर्क क्वालिटी को और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसको और इनहेंस करता है। वो आपके कंपनी को गोल को अचीव करने में और भी मददगार होता है। नए टूल्स है, नए सिस्टम है, उनको सीखने से आप सिस्टम में और भी अपना अपडेट दे सकते हो, और आप अपना एफिशिएंसी के हिसाब से आप अपना एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हैं। वो आपके स्किल्स को और शार्प करता है। जो आप सीख कर आए थे उसको और शार्प किया ताकि आप उस फाइनल प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से बना सको, या फिर और भी उसमें पैरामीटर्स हैं। उसके बाद होता है कि आपको हाईली कॉम्पिटिटिव बनाता है। अगर आगे वाला आपसे, अगर बगल वाला बंदा, आपके कलीग जो है वो कुछ सीख रहा है, तो अब आपको उसके अंदर एक और भावना देता है कि वो सीख कर ये काम कर सकता है, हम भी उसको सीख कर और भी अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। वो आपके लॉसेस को रिड्यूस करने से करवाता है ट्रेनिंग, और वो आपके जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग के, जो आपको हमेशा आपके फ्रंट फुट पे रखेगा, आपको कंपनी में आगे बढ़ने में मददगार करेगा। तो ये आज का लेक्चर जो था हमारा, वो पूरा बेस था रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। तो होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।